कुछ तो हुआ यह कि मैं ऑफिस की छुट्टी के चलते 1 महीने के लिए अपनी कार लेकर गुड़गांव से बाहर निकल गया। मैं कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ लेकर राजस्थान प्रांत में घुस गया। वहाँ एक जगह है जिसका नाम है फतेहपुर। यह जगह हवेलियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं वहाँ रात को लगभग 1 बजे पहुँच गया। कोरोना के चलते मुझे होटल मिल नहीं रहा था। फिर मैं थक हार कर वहीं शहर में एक घर के बगल में कार में एसी चलाकर सो गया। सुबह उठा तो एक 35-36 साल की औरत मेरी कार की खिड़की बजाकर मुझे जगा रही थी। मैंने कार से बाहर निकलकर उनसे बात की और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। वो कुछ सोचकर बोली, अगर ऐसी बात है तो आप 2 दिन के लिए मेरे यहाँ ठहर जाओ। मेरे घर में एक कमरा खाली है। 2 दिन बाद मेरे बहू बेटे आ जाएंगे। वो बेंगलोर में रहते हैं। इस तरह से मुझे रुकने के लिए एक ठिकाना मिल गया था। वैसे भी मुझे वहाँ 1 दिन रुक आगे चले जाना था। मुझे जोधपुर जाना था। उनका घर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। उसमें 7 या 8 कमरे थे और बीच में जाल लगा हुआ आंगन था। राजस्थान में आंगन में जाल लगाने का रिवाज सा होता है। अब मैं अंदर आया और उनसे बात करने लगा। मैं उन्हें आंटी बोलकर बात कर रहा था। वो मुझे अपना घर दिखाने लगी, जबकि मैं उनकी इमारत को देख रहा था। कुल मिलाकर साड़ी में आंटी बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे उन्होंने ऊपर की मंजिल में एक कमरा दे दिया और वो बोली, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बना कर देती हूँ। इतना कहकर वो नीचे चली गई और मैं उन्हें जाते हुए देखने लगा। आंगन में वो काम करती दिखाई दे रही थी। उसी दौरान उन्होंने एक बार ऊपर देख लिया था और मुझे पता भी नहीं चला था। फिर मैं नहाने लगा। फिर मैं अपने कमरे में आया और दरवाजे को लॉक करके कपड़े बदलने लगा। उसी समय मुझे उनसे हुई बातचीत में याद आया कि आंटी ने अपना नाम डिम्पल बताया था। बड़ा मस्त सा नाम था, मगर राजस्थान की संस्कृति में डिम्पल नाम कम ही सुनने को मिलता है। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि दरवाज़ा बजने लगा। मैं दरवाज़ा खोला तो वो कुछ नाश्ता बनाकर मेरे लिए ले आई थी। फिर वो नाश्ता रखकर और वापस मुड़कर मुझे देखने लगी। हल्की सी मुस्कान देकर आंटी बोली, दिन में मेरी सहेलियां भी आ जाती हैं। उनके मुंह से सहेलियों की बात सुनकर मैंने उनसे उनके पति के बारे में पूछा तो वो बोली, नाश्ता करके नीचे आओ, मिलवाती हूँ। तभी मैंने पूछा कि राजस्थान में डिम्पल नाम तो नहीं रखा जाता। तो उन्होंने बताया कि वो गुजरात से है और फतेहपुर में उनका ससुराल था। फिर इतना बोलकर वो चली गई और मैं नाश्ता करने लगा। मैंने नाश्ता किया और बर्तन लेकर नीचे आ गया। मैंने उनको आवाज़ दी, आंटी। वे शायद बाथरूम में नहा रही थी, तो वहीं से आवाज़ दी, बैठो, मैं नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। उनकी सुरीली आवाज़ सुनकर मुझसे रुका नहीं गया और मैं ताक झाँक करने लगा। फिर मैं वापस वहाँ से आकर सोफे पर बैठ गया। अचानक आंटी बाहर आई और मैं सक पक्का कर खड़ा हो गया। उन्होंने थोड़ा हल्के से मुस्कुराकर बोली, बैठ जाओ, मैं अंदर से अभी आती हूँ। वो कब वापस आई मुझे पता नहीं चला। वो आकर अचानक से बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे ही बैठे रहते हो क्या? मैं उनकी बात सुनकर शर्मा गया। तो वो बोली, कोई नहीं, आराम से बैठ जाओ। फिर मैंने अंकल के बारे में पूछा तो बोली, वे आज सुबह ही अपने बड़े भाई के घर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। फिर वो मेरे बारे में और जानने के लिए पूछने लगी, तो मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर आंटी गुड़गांव और दिल्ली की बात करने लगी। फिर आंटी बोली, मेरी जैसी औरतें दिल्ली में जीन्स पहनकर घूमती हैं, मुझे देखकर अच्छा लगता है और मन भी करता है, पर ये राजस्थान है तो मुझे बंधन में रहना पड़ता है। फिर ऐसे ही बात होती रही और दोपहर हो गई। फिर वो खाना बनाने के लिए बोली और मैं वापस कमरे में लेट गया। फिर आंटी ऊपर आई। मेरा कमरा खुला था तो वो सीधे अंदर आ गई।
मैं उस समय थोड़ा अपने शरीर को आराम दे रहा था, तो अचानक से आंटी ने मेरा कुछ देख लिया और वो मुड़ गई। बाहर जाती हुई बोली, नीचे आओ खाना खाने। मैं भी शर्मा गया और कुछ देर में नीचे पहुंच गया। नीचे गया तो आंटी ने सीधे पूछा, लेट कर क्या सोच रहे थे? मैं भी अचानक से बोल पड़ा, आपके बारे में ही सोच रहा था। अब आंटी हंसकर बोली, तुम पागल हो गए हो? मैंने फिर सोचा कि यार ये क्या बोल दिया मैंने। फिर मैंने थोड़ा बात को घुमाया तो आंटी जी हंसने लगी। फिर मैं हाथ धोने उनके बाथरूम में गया तो फिर से मेरा दिमाग खराब हो गया। तभी आंटी ने आवाज दी तो जल्दी से भागकर बाहर आ गया और खाने बैठ गया। आंटी ने भी अपनी थाली मेरे साथ ही लगा ली और पास पड़ी खाट पर बैठाकर खाने लगी। उन्होंने देखकर पूछ लिया, क्या हुआ? मैं बोला, कुछ नहीं। फिर मैं उनसे शहर की औरत की बात उनसे करने लगा कि वो लोग तो जिम जाती हैं और आप तो बिना जिम जाए उनसे बेहतरीन दिख रही हैं। अपनी तारीफ पर वो मुस्कुराकर धन्यवाद कहती हुई बोली, और क्या क्या करती हैं दिल्ली की औरतें, मुझे और बताओ। तो मैं बोला कि सब कुछ, वहाँ मर्द और औरत में कोई भेदभाव नहीं होता और औरतें अपने हिसाब से कुछ भी पहन सकती हैं। अब हम लोग खाना खा चुके थे। मैं वहीं उनके साथ बैठकर इंस्टाग्राम में दिल्ली की औरत के फोटो दिखाकर बोला, देखो आंटी, इसको वो शर्म कर, हाय राम बोली और कहने लगी, ऐसे भी कपड़े पहन लेती हैं इस उम्र में। दोस्तों, वो फोटो एक औरत का था। मैंने फिर से आंटी को छेड़ा, आप कौन सा कम हो? मैंने उनको उकसाया और बोला, आप चाहे तो अभी ऐसे ही कपड़े पहन ले और बस बन गई शहर की जैसी औरत। मैं ये बोलकर ऊपर अपने कमरे में आ गया। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और वापस से नीचे बुलाया। मैं उनके करीब आया तो वो बोली, मुझे उनके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? तो मैं बोला, बस आपको उनके जैसे कपड़े पहनने होंगे। फिर आंटी बोली, मुझे शहर की औरत जैसी देखकर तुम्हारा हाल तो बुरा हो जाएगा। मैंने भी कह दिया, आंटी, अगर आप अभी दिल्ली में होती तो मैं आपको अपनी प्रेमिका बना लेता। मेरी बात सुनकर आंटी हंसने लगी। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा और आंटी जी को खुश कर दिया। बाद में हम सो गए। फिर शाम हो चुकी थी। अंकल 7 बजे घर आए। मैंने भी आंटी को खाने के लिए कह दिया था क्योंकि मुझे जोधपुर निकलना था। फिर सबने साथ खाना खाया। आंटी के चेहरे पर मुस्कान और चमक देखकर मैं खुश था। फिर मैंने उनको अलविदा कहा और अपने अगले स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया। धन्यवाद दोस्तों।